हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फ्रेंड्स, सेशन नंबर 13 आ गया है और ये सेशन नंबर 13 जो है नो, अनलाइक द लास्ट टू सेशन जो कि रिवीजन कॉन्सेप्ट से, मैं अब रिवीजन नहीं कर रहा हूं। ओके, सो नाउ अब टाइम आ गया है। देखो, हम लोगों ने प्रीएम्बल खत्म कर दिया, हमने हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स खत्म कर दिया, यूनियन एंड टेरिटरी हो गया, फेडरलिज्म हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू गो इनटू द सेकेंड पार्ट। अभी इसमें सिर्फ पढ़ाई स्टार्ट होगी। इन अदर वर्ड्स, मैं फिर से टीचिंग वाले कुछ वीडियोस करूंगा, फिर उसके बाद फिर से रिवाइज करेंगे और फिर से एमसीक्यूज करेंगे। सो दिस वे देयर विल बी अ अ कंटिन्यूस सीक्वेंस जिसमें आप जो पढ़ रहे हो वो रिवाइज भी हो रहा है, एंड अलोंग साइड दैट हम लोग जो टीचिंग वाले उन वीडियोस को बड़े बना देंगे और जो रिवीजन वाले उनको छोटे छोटे चंक्स में कंप्लीट करेंगे। सो इस प्लान पर मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा हूं। इरादा यही है कि YouTube पर पहली बार कुछ इस तरह से हो कि ये सही मायने में टीचिंग हो रही हो, राइट? सिर्फ शोबाजी ना हो रही हो। मैं इसीलिए चाहता हूं कि तुम लोग इन वीडियोस को देखते रहो। जो एग्जैक्टली पढ़ाया जा रहा है वही तुम्हारे काम आएगा। सो जो लोग को किसी भी वजह से, फाइनेंशियल मजबूरियों की वजह से तुम लोग नहीं पढ़ पा रहे हो, ओके, तुम लोग किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन से जा रहे हो, तो बेसिक्स पढ़ना है, कोई बात नहीं, ये वीडियोस काफी हो जाएंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और ये मेरा कोड है, इस कोड को स्कैन कर लो और तुमको इजी हो जाएगा कि तुम ये, जब भी मैं तुम्हें ऐसा कोई भी पीडीएफ शेयर करूंगा तो तुम इन वीडियोस को आराम से डाउनलोड कर लेना, इन पीडीएफ्स को, और फिर आराम से बैठकर उसको रिवाइज कर लेना जब भी तुम्हें फुर्सत मिले तो, राइट? सो ये है कोड, ये है इसका टेलीग्राम चैनल का एड्रेस। आइडिया ये है, लक्ष्मीकांत इसलिए पढ़ाई जा रही है, लक्ष्मीकांत इसलिए पढ़ाई जा रही है बिकॉज ये एक ऐसी बुक है जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए स्पेशलिस्ट है। ये एक ऐसी बुक है जो बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। ये एक ऐसी बुक है जिसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ यहां पर यह आ जाती है कि इस बुक को पढ़ने में और रिवाइज करने में बरसों लग सकते हैं। 900 पेजेस की बुक है, कब पढ़ोगे, कब समराइज करोगे? ये काम मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। तो ये मैंने पहले भी किया हुआ है 2019 में, राइट? वो जमाना और था, ये जमाना और है। उस टाइम पर लोग पढ़ने के ज्यादा मूड में होते थे, 100 सेशन एक साथ आए, लोगों ने पढ़ लिया। आजकल तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। यूट्यूब पर एक जाके पॉलिटी सर्च करो तो 10,000 वेबसाइट्स खुल जाती है। उसमें चक्कर में हो ये जाता है, स्टूडेंट्स डिस्करेज हो जाते हैं कि यार 100 सेशंस एक साथ, हमारे पास इतना वक्त थोड़ा है, हम इतने फुर्सत वाले लोग थोड़ा है, हमें नेटफ्लिक्स भी देखनी है, हमें पिक्चरें देखनी है, क्लब में जाना है, घूमना है, फिरना है। तो इसीलिए मैंने इन सेशंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हर ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे तुमको ये सेशंस दिखाई देंगे। वी विल डिवाइड द बुक इनटू 15 सेशंस। ईच सेशंस विल बी डेल्ट इन 4 to 6 सीजन्स। अगर तुमने ये ढंग से कर लिया तो बिलीव मी, यू विल बी इन अ फार बेटर पोजिशन टू क्रैक दिस एग्जाम देन एनी टाइम बिफोर। आमतौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी मर्जी से टाइम पास से पढ़ते रहते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर बोलते हैं यूपीएससी टफ है। नलायक को तुम ही नहीं पढ़ाई किए। और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें कोई नलायक जो थे उनको लायक बनाने के लिए कोई एजुकेटर भी नहीं आया। तो ये काम मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं यूट्यूब पर, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि तुम्हारे पास पैसे है या नहीं है। फ्री में पढ़ने का मौका है, पढ़ना तुम्हारा फर्ज है, बाकी मेरा काम है। सो ये मेरा ब्लैक बोर्ड, ये हमारा ऑफर। अगर तुम इस कोड को स्कैन करोगे, अनअकैडमी के वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। अनअकैडमी के वेबसाइट पे जाना, वहां पर सिड लाइव कोड यूज करना और तुम्हें बहुत अच्छे मौके मिलेंगे 1-to-1 पढ़ने के। 1-to-1 पढ़ना ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा। उसी टाइम वो जो माहौल होता है ना, वो जो लाइव सेशन का जो वाइब्स होते हैं वो बड़े जबरदस्त हो जाते हैं। सो उस टाइम पर तुम्हें जो भी डाउट पूछना है वो उसी टाइम पूछ लो। मुझे उसी टाइम समझ में आता है कि तुम्हारे रिएक्शन से कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अलग अलग अप्रोचेस से समझा जाता है, एज अपोज टू यूट्यूब जहां पे वन वे स्ट्रीट है। मैं बोल रहा हूं, तुम्हें सुनाई दे रहा है। अब तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा, ये तुम जानो और तुम जानो। सो द पॉइंट यहां पर यह है कि अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो, सेड लाइव कोड यूज करो और मेरी टीम में तुम्हें शामिल हो जाओगे। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो टॉपिक है सिटीजनशिप, नागरिकता से रिलेटेड। और मैं तुम्हें यह बात बता देता हूं, ये ज्यादातर लोग स्किप करते हैं और टू द पेरिल ऑफ देयर करियर ये स्किप किया जाता है। आई वुड नेवर सजेस्ट दैट यू वुड स्किप दिस टॉपिक, especially because Citizenship Amendment Act 2019 was much in the news. So we don't want that kind of controversy to come. But
कंट्रोवर्सी नहीं आता, लेकिन द टॉपिक जरूर सेंसिटिव हो जाता है। एंड वंस द टॉपिक बिकम्स सेंसिटिव, यूपीएससी इज बाउंड टू आस्क आइदर दैट ईयर और अ फ्यू इयर्स डाउन द लाइन, लेकिन वो करेंगे जरूर, वो पूछेंगे जरूर। अब प्रॉब्लम यह है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और उसके बाद नोटिफिकेशन और उसके रूल्स भी हो गए, तो उसके बाद वो उसे पूछेंगे क्या, दिस इज एनीबडीज गेस, नोबडी नोज कि व्हाट आर दे गोइंग टू आस्क। इन दैट कॉन्टेक्स्ट मुझे पूरा का पूरा सिटीजनशिप पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट इज अ टॉल ऑर्डर, बिकॉज इन द सेंस मुझे वो सारे के सारे क्वेश्चंस दोबारा सारा का सारा रिपीट करना पड़ेगा, और इसीलिए मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं। आज के एक ही वीडियो में तुम्हें सिटीजनशिप के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ओनली थिंग इज कि तुम्हें नोट्स लेकर बैठने एंड मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट कंप्लीटली। लेट्स पे अटेंशन। सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। सो सिटीजनशिप इज नागरिकता। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नागरिकता? सी, जब आप सिटीजन बन जाते हो किसी भी कंट्री के, जब आप सिटीजन बन जाते हो किसी के कंट्री के, इट इज डिफरेंस होता है एक रिहाइश और एक नागरिकता में, एक सिटीजनशिप और एक प्लेस ऑफ रेजिडेंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो थोड़े दिनों के लिए मैं भी घूमने गया, तो मैं यूरोप में गया, मैंने कहा मैं वहीं पर ही नौकरी कर लेता हूं, तो मैं वहां पर यूरोप की किसी कंट्री में, जर्मनी में मैं रिहाइश कर सकता हूं। मेरी कंपनी ने बोला सिद्धार्थ वहीं पर रह ले, मैंने कहा ठीक है भाई मैं वहीं रहूंगा। वो रहूंगा रिहाइश, ओके। जर्मनी का मैं सिटीजन नहीं बन गया, मेरे पासपोर्ट में जर्मनी का सिटीजन का नाम नहीं लिखा हुआ, मेरा पासपोर्ट ऑफ इंडिया है, सिटीजनशिप इंडिया की है, नागरिक मैं इंडिया का हूं। तो क्या कोई फर्क पड़ता है? जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो नागरिकता वाले यानी कि सिटीजनशिप वाले और रेजिडेंस वाले दोनों को मिल जाएंगे। जैसे ज्यादातर पब्लिक सर्विसेज सबको मिलेगी। मैं जर्मनी में रहूंगा तो जर्मनी में मुझे भी रोड पे यूज करने का, गाड़ी में, टैक्सी में जाने का, पानी का, बिजली का सब मिलेगा। पैसे दो, अपनी अपना ये सारे फैसिलिटीज तुमको मिल जाएंगे। लेकिन जब जर्मनी में इलेक्शन होगा या ऐसे किसी देश में इलेक्शन होगा तो मैं वहां पर वोट नहीं दे सकता, या फिर मैं जर्मनी का प्राइम मिनिस्टर नहीं या चांसलर मैं नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि मैं सिटीजन नहीं हूं। सो वैसे ही इंडिया में भी ओके, राइट टू वोट, आपको सिटीजन होना जरूरी है। आपको किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में, संवैधानिक पद पर अगर आपको ऑक्युपाई करना है तो आपको सिटीजन होना जरूरी है। ऑल्सो कुछ ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जैसे आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 15 में लिखा है नो सिटीजन shall be discriminated on the basis of race, religion, caste, sex, place of birth or any of them. Article 16 में भी यही लिखा हुआ है that every citizen shall get equal opportunity in the terms of public employment regardless of race, religion, caste, sex, place of birth, descent or place of residence. तो ये ऐसे तुम्हें 19 में जो फ्रीडम के जो मिले हुए आजादियां मिली हुई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब सिटीजन को मिली होती है। ऐसे मौलिक अधिकार है। डीपीएसपीस जो है और रादर जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन पर लागू होती है। सिटीजन नागरिकों पे होती है। तुमने देखा होगा, ऑलराइट, अगर तुमको मालूम पड़ेगा कि पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखोगे, आर्टिकल 51 कैपिटल है, उसमें लिखा है एवरी सिटीजन शैल। Either ways, long story short, I hope you get my drift, right? My position here is that the situation here is कि मैं सिटीजन हूं और रिहाइश हूं, राइट? कुछ चीजों में वी आर कॉमन, कुछ चीजों में वी आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। मैं सिटीजन होने के नाते मेरी कुछ स्पेशल पोजिशन है, राइट? वैसे ही जैसे मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं, तो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले यू हैव टू बी 35 years of age, you have to be a citizen of India, and then everything else follows. सिमिलरली मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, सिटीजन होना जरूरी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अब मुझे सिटीजनशिप पढ़ना जरूरी है। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी अहेड। सो जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं, जब हम नागरिकता की बात करते हैं, सो ये कमाल का टॉपिक है। कमाल का टॉपिक इसलिए क्योंकि आमतौर पे मैं जब भी कुछ भी पढ़ाता हूं, व्हेनेवर आई टीच एनीथिंग, तो मैं बोलता हूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लो। मैं क्या बोलता हूं सर? मैं बोलता हूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लो। जो भी आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आएगा। तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता ही कॉन्स्टिट्यूशन से हूं, राइट? तो मैंने उनको सारे के सारे आर्टिकल्स याद करवा दिए, उन आर्टिकल्स की इंटरप्रिटेशन याद करा दिए, उन आर्टिकल्स की इंटरप्रिटेशन की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स याद दिला दिए। यूपीएससी पूछ पूछ के भी क्या पूछ लेगा, अब खत्म हो गई उनकी कहानी, राइट?
इसलिए जो मुझसे पॉलिटी पढ़े होते हैं उसके बाद वो पॉलिटी को छोड़ के बाकी सबके लिए परेशान होते हैं। पॉलिटी तो उनकी परेशानी का कारण रहता नहीं। आई द वे स्टोरी यहां पे ये है कि जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आप ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ रहे हो। तो एंड इन सो फार एज सिटीजनशिप इज कंसर्न, ये एक स्टोरी बड़ी अजीब होगी। स्टोरी क्यों अजीब होगी? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन का इस सिटीजनशिप के मामले में बड़ा सीमित रोल है, बड़ा लिमिटेड रोल है। सो ये क्या बात हुई? सो सिटीजनशिप से रिलेटेड अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखोगे, अगर तुम सिटीजनशिप से रिलेटेड देखोगे तो तुम्हें पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिखाई देगा। सो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11, ओके, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 केवल यही आर्टिकल्स है जो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, नागरिकता से रिलेटेड है। सब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है मेरे बेटा कि ये 5 to 11 जो है ये केवल वहां तक का सिचुएशन समझा रहा है जहां तक तारीख थी 26 जनवरी 1950। मैंने क्या बोला? जहां तक तारीख थी 26 जनवरी 1950, जिसको आम भाषा में बोल सकते हैं कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तक जो कुछ भी तुम्हें नागरिकता के बारे में पता करने का है वो यहां से पता कर लो। कमेंसमेंट 26 जनवरी 1950 तक के बारे में, यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक जो कुछ भी तुमको पता करने का है रिलेटेड टू सिटीजनशिप, कोई भी सवाल है तो भाई यहां से पता कर लेना। कहां से? सर सिटीजनशिप से रिलेटेड पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 में। इसके आगे की कहानी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई। इसके आगे की कहानी इज एब्सोल्युटली नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और यही बात मैं तुम्हें यहां पर से समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसका रोल लिमिटेड है। जो 26 जनवरी 1950 के आगे की कहानी है, 26 जनवरी 1950 के आगे की जो कहानी है, इट हैज बीन लेफ्ट टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कि जी पार्लियामेंट यानी कि यूनियन सरकार, केंद्रीय सरकार यह फैसला करेगी कि इसके आगे, मतलब 26 जनवरी 1950 के आगे तुम्हें सिटीजनशिप से रिलेटेड क्या बोलने का है, क्या डिस्प्यूट है, देनी है सिटीजनशिप, लेनी है सिटीजनशिप, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, कितने साल, कितने व्हाटएवर, इज एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर, राइट, विल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा। आमतौर पे मैंने तुम्हें बोला कि पॉलिटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक आता है उसमें तुमको सिर्फ सिटीजनशिप पढ़नी होती है, ओके, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है। बट सिटीजनशिप रिलेटेड जो भी टॉपिक आएगा उसमें बड़ा लिमिटेड रोल है। 26 जनवरी 1950 तक जो कुछ भी पढ़ना है वो कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ना है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा रोमांटिक क्वेश्चन है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये तुम्हें क्वेश्चन आ जाएगा, ये भूलना मत। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, दैट्स इट। तो तुम्हें याद है? अब तुम नोटिस करो, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर आपने ना ये टॉपिक पहले पढ़ा दिया, वो टॉपिक पहले पढ़ा दिया। बेटा जब तुम सब्जेक्ट एक्सपर्ट के हाथ में आ जाओ ना, जब तुम्हें कोई ऐसा बोइंग 747 प्लेन में तुम जाते हो ना इंटरनेशनल फ्लाइट में, तो पायलट पे भरोसा करते, पायलट पे बार बार सवाल नहीं करते यार तुमने ना पहले लेफ्ट क्यों लिया, फिर राइट लेना चाहिए था। तो मैं तुम्हारा ऑर्डिनरी नेबरहुड फ्रेंडली टीचर नहीं हूं, राइट, आई एम अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। मैं तुम्हें जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं उस तरीके से तुमने सपनों में नहीं पढ़ा होगा। मैं तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार पढ़ा रहा हूं। सो मैं लक्ष्मीकांत की समरी कर रहा हूं लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूशन के सीक्वेंस में जा रहा हूं। इसीलिए मैंने प्रीएम्बल पढ़ाया, इसीलिए मैंने उसके साथ साथ यूनियन पढ़ा दिया। वो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4, उसी से रिलेटेड मैंने फेडरलिज्म पढ़ा दिया। अब मैं पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूं, दैट इज आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। तो बाय द टाइम कि हमारी ये सीरीज एंड होगी तो मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाएगा और लक्ष्मीकांत भी आ जाएगा, तुम एग्जाम भी पास कर जाओगे, तुम शायद मसूरी भी पहुंच जाओगे। बाकी तुम्हारी किस्मत भी है, ओके, और बाकी तुम्हारी मेहनत भी है। मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं उठा रखूंगा। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। सो अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, ओके, इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आर्टिकल 5 पढ़ना है। नाउ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इसको समझने से पहले तुम्हें थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में वापस जाना पड़ेगा। सर कहां जाना है? 15 अगस्त 1947 जो आजादी आई हमें, वो आजादी हमको आसान तो ऐसे भी नहीं आई, लेकिन जब आई भी तो बड़े दुख के साथ आई, इन द सेंस कि उसके साथ एक बड़ा
ब्लडी सिविल वॉर, बड़ा वायलेंट सिविल वॉर हुआ था। उसको ये लोगों ने पार्टीशन नाम दे दिया, बट वो बहुत ही बड़ा सिविल वॉर था। 15 लाख लोग एक दूसरे के साथ राइट्स में मारे गए थे। सो वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल में खासकर ये हुआ था, राइट। और लाइंस रिलीजियस थी। तो फैज साहब ने बोला था, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर था इंतजार जिसका, ये वो शहर तो नहीं। बड़े दुख की बात थी। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक जो भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहे हैं, उसमें ये बैकग्राउंड जानना बड़ा जरूरी है कि यार हमारा एक विभाजन हुआ है, राइट। हमारा एक डिवीजन हुआ है। अदरवाइज दिस थिंग वुड हैव बीन वेरी सिंपल। अदरवाइज कैसे होता? अदरवाइज ये थिंग बड़ी सिंपल होती। कैसे होती जी? देखो जी, ये तुम ब्रिटिश सिटीजन हो, ओके, और तुम ब्रिटिश सिटीजन हो और तुम उठ के अब इंडिया के सिटीजन बन गए। ब्रिटिश गए, इंडिया आया, राइट। तो ये तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ थोड़े ना। हाँ सर, ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ सर? ऐसा हुआ कि जब इंडिया बना, जब ब्रिटिश इंडिया बना, तो ब्रिटिश इंडिया, सॉरी, जब ब्रिटिश इंडिया टूटा, तो ब्रिटिश इंडिया ऐसा थोड़ा ना टूटा। सब ब्रिटिश इंडिया दो पार्ट्स में टूटा। मतलब ब्रिटिश इंडिया में एक पाकिस्तान बन गया और एक इंडिया बन गया। आई होप तो ना, मैं तुम्हें डब्बे दिखा रहा हूं, ओके। बताओ, कलर करीब करीब मैच ही हो गया। मेन इन ब्लू। हाँ सर, वेरी गुड सर। सो द सिचुएशन, यहां पर ये सिचुएशन बनती गई। सो सबसे पहले हम लोगों ने उनके बारे में बात कर रहे हैं जिनका इस विभाजन से एक्चुअली कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं था। ये थे आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनको सिटीजनशिप दे रहा है जिनके पास डोमिसाइल है। पहली बात मैं तुमको यहीं पर ही चैंपियन बना देता हूं कि डोमिसाइल का मतलब क्या होता है। ज्यादातर लोगों को डोमिसाइल का मतलब ही नहीं होता। द वर्ड डोमिसाइल डॉम वर्ड से आया है। डॉम का मतलब होता है घर, ओके। तुम खुद इसका जवाब देना कमेंट सेक्शन में कि तुम्हारा डोमिसाइल क्या है। एड्रेस मत लिख देना, ओके। तुम्हारा डोमिसाइल क्या है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, फिर तुम आंसर देना, ठीक है। उसका आंसर देना, फिर तुम्हें समझ में आएगा। सो एट द एंड ऑफ टुडेज क्लास, ओके, या एट द एंड ऑफ टुडेज क्लास नहीं, अगली क्लास में आंसर दूंगा मैं तुम्हें कि डोमिसाइल और प्लेस ऑफ रेजिडेंस में फर्क क्या होता है, रिहाइश में फर्क क्या होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, फिर तुम्हें एग्जांपल क्वेश्चन, मतलब मेरा पूरा प्रश्न पूरा हो जाने दो। सो प्रश्न ये है कि मेरा एक घर लखनऊ में है, ठीक है, मेरा एक घर देहरादून में है, मेरा एक घर बॉम्बे में है, मेरा एक घर दिल्ली में है। तो इनमें से मेरा डोमिसाइल कौन सा है? ओह, पॉइंट समझो। मैंने बोला मेरा आई हैव अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन लखनऊ, आई हैव अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन देहरादून, आई हैव अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन दिल्ली, आई हैव अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन बॉम्बे। मुंबई बोल देता हूँ, लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। बाकी सब नहीं सुनाई देगा लोगों को, ओके। पूरी क्लास में इतना सारा ज्ञान बांट दिया, वो नहीं होगा। वो बोला ओ सिद्धार्थ अरोड़ा सुप्रीम कोर्ट लॉयर, अपने आप को बहुत हीरो समझता है, ओके। बॉम्बे बोल दिया, पीछे पड़ जाएंगे मेरे। नेवर माइंड, ओके। सो जो आदमी आगे होता है उसी को तो पीछे वाले आवाजें मारते। तो अच्छी बात है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई लोग शोर कर रहे तो अच्छा, तुम्हारे दिन अच्छे चल रहे, ओके। सो द पॉइंट यहां पर यह कि मुझे इससे यह जवाब दो कि रेजिडेंस कौन सा है और डोमिसाइल कौन सा है, और तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो अगर तुम्हारे पास ये 4 प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस है, क्या सेम है? क्या ये बोला जा सकता है कि चारों मेरे डोमिसाइल है? क्या ये बात बोला जा सकता है कि चारों मेरे डोमिसाइल नहीं है? या फिर ये डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट क्या है? आइदरवाइज, सो अभी के लिए तुम इसको जनरली डोमिसाइल को लोग रेजिडेंस के फॉर्म में समझते हैं, बट ये डोमिसाइल है। तो सबसे पहले बोला गया कि तुम्हारे पास डोमिसाइल होना चाहिए, एंड ये एंड है, एंड यू शुड बी बोर्न इन इंडिया, या और आइदर ऑफ योर पेरेंट्स शुड बी बोर्न इन इंडिया, यानी कि पापा या मम्मी शुड बी बोर्न इन इंडिया, या तुम एक आम रिहाइश कर रहे हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, 5 साल प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कम से कम, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था सर? 1950 में हुआ था। तो कम से कम 1945 से तुम इंडिया में सामान्य रिहाइश कर रहे हो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ऑर्डिनरी रेजिडेंस। तो इसको मैंने याद करने का एक तरीका बता दिया, ओके। सो याद रखो, देखो तुम्हारे पास आर्टिकल 5 के लिए क्या याद रखोगे सर? हमारे पास डोमिसाइल होना चाहिए, एंड याद रखना। उसके बाद 3 में से एक कंडीशंस होनी चाहिए, या तो तुम्हारा जन्म इंडिया में हुआ होना चाहिए,
या फिर आइदर पापा मम्मी शुड बी बॉर्न इन इंडिया, या फिर तुम्हारा ऑर्डिनरी सामान्य रिहाइश होनी चाहिए कम से कम 5 साल प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको ऐसे ऐसे एज इट इज नोट्स बना लो, सो तुम्हें इजी याद रहेगा। ओके, समझ में आ रहा? तो ये 3 कंडीशंस में से एक सेटिस्फाई करना। ओके, डोमिसाइल होना जरूरी है। नाउ ये है आर्टिकल 5। अगर तुम्हारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बच्चा एकदम घबराने का नहीं, तुमको एकदम उसी टाइम सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये तुम नोटिस करो, इसमें कोई भी पार्टीशन की बात नहीं हुई है, कोई विभाजन की बात नहीं हुई है, कोई इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं हुई है। ये ऑटोमेटिक सिटीजनशिप है, आर्टिकल 5 की सिटीजनशिप है। सो याद रखे से याद रखोगे, डोमिसाइल एंड born in India, ordinary resident in India at least 5 years prior to the commencement of the constitution, on either of your parents born in India। मेरे को एक और सवाल पूछने का मन कर रहा है, पढ़ा रहे पीछे पड़ गए हमारे, तो मेरे को ऐसे क्वेश्चन पूछने, ये कौन सा इंडिया की बात हो रही है? ये इंडिया मतलब कौन सा इंडिया? इंडिया भी तो लॉ में डिफाइंड होगा ना, प्लीज अंडरस्टैंड। ये 26 जनवरी 1950 की बात है, बट ये कौन सा इंडिया है? ये वो इंडिया है जो अनडिवाइडेड इंडिया था। कौन सा था? जो अनडिवाइडेड। ये क्वेश्चंस आते हैं, टॉपर हो जाओगे अगर तुम्हें ये बात पता चल जाएगा। ये अनडिवाइडेड इंडिया है, यानी कि ये वो इंडिया है जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में डिफाइंड था। तो ये बात तुम्हें मालूम होनी जरूरी है दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में जो इंडिया है ये उस इंडिया को रेफर किया जा रहा है। चलो जी, ये हो गया आर्टिकल 5, राइट। अब अगला चलते हैं, नेक्स्ट इज आर्टिकल 6। अब तुम्हें फोटो से समझ में आ गया होगा, पिक्चर से समझ में आ गया होगा दैट वी आर हियर नाउ रेफरिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीशन। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू अगेन गो बैक टू दिस। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, तो ये दो इंडिया, ब्रिटिश इंडिया डिवाइड हुआ तो 2 पार्ट्स में हो गया, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। हुआ ये था कि एक बाउंड्री कमीशन बनाई गई थी, रैडक्लिफ कमीशन बना था। रैडक्लिफ कमीशन ने इंडिया को और रादर ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड कर दिया था और एक नया कंट्री बन गया था जिसको बोला पाकिस्तान। उसमें बोला द मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन ऑफ वेस्ट पंजाब, ऑफ ईस्ट बंगाल, ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ऑफ ब्रिटिश बलूचिस्तान, सिंध, खैरपुर एंड सिलेट। ये सारे रीजन्स पाकिस्तान बनेंगे। वेस्ट एंड ईस्ट बने थे, अब तो वो बांग्लादेश हो गया, लेकिन दिस वॉज द कॉन्सेप्ट। अब हुआ क्या, अब यहां से इंडिया से ओके जो अर्स्टवाइल अनडिवाइडेड इंडिया थे उसमें से कुछ लोगों को न्यूली बिल्ट पाकिस्तान में जाना था। बिल्कुल सही बात है। सो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। और उसी तरह से बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान वाला एरिया था, जो मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन था, उनको इंडिया में ट्रैवल करना था। तो लाइक फॉर माई फैमिली, ओके, पर्सनली स्पीकिंग, मेरी फैमिली वहीं से यहां पर उनको आना पड़ा विभाजन के समय, राइट। सो मेरे दादू ओके वो आए। अब वो जो आए तो उनको इस इंडिया में, ये जो ब्रांड न्यू इंडिया बना था, उस इंडिया की सिटीजनशिप देनी थी। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो उनके लिए आर्टिकल 6 लिखा गया। मैं समझा पाया, आई होप तुमको ये वाली बात। सो उनके लिए आर्टिकल 6 लिखा गया कि भैया ये जो आ रहे हैं इनको तो ब्रांड न्यू इंडिया जो बना है, राइट, इंडिया तो हमेशा से था, लेकिन ये जो डिवाइडेड इंडिया बन गया जिसमें से पाकिस्तान निकल गया, उसकी सिटीजनशिप देने के लिए आर्टिकल 6 दिया गया। अब उसमें एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए थी कि या तो तुम्हारा जन्म, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स का जन्म, या फिर तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में होना चाहिए था। अब तुम आंसर दोगे, अब तुम्हें अचानक दिमाग लगेगा कि ये कौन सा इंडिया है। ये वो इंडिया है जो अनडिवाइडेड इंडिया की बात हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में जिस इंडिया को मेंशन किया जा रहा है, ये उस इंडिया की बात हो रही है। सो वो इंडिया आए। अब जो इंडिया आए तो 2 तरीके से एक कट ऑफ डेट बना दी गई। अगर वो 19 जुलाई 1948 से आए, नाउ देयर इज नो सेंस और लॉजिक या देयर इज नो जादू बिहाइंड दीज डेट्स, ओके, तो इसमें से कुछ ज्यादा लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत करना। देयर इज नो सेंस और लॉजिक। उस टाइम पर लॉ बन रहे थे, इसलिए एक तारीख आ गई। सो तारीख इज 19 जुलाई 1948।
19 जुलाई 1948 से पहले आए और 19 जुलाई 1948 के बाद आए। आर्टिकल 6 में ही उसकी दो कैटेगराइजेशन हुई है, 19 जुलाई 1948 और 19 जुलाई 48 से पहले और 19 जुलाई 1948 के बाद। जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए भाई, उनका तो आते ही स्वागत है। इन अदर वर्ड्स, उनको उसी टाइम सिटीजनशिप दे दी गई, बोला ले लो, तुम इंडिया के सिटीजन बन गए, तुम्हें नागरिकता मिल गई है। 19 जुलाई 1948 के बाद जो आए उनके लिए कुछ और सिचुएशन है। 19 जुलाई 1948 के बाद जो आए उनको यह बात बोला गया कि तुम थोड़े दिन इंडिया में रहो। ओके, तुम थोड़े दिन इंडिया में रहो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहो। क्या रहो? ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहो, सामान्य तौर पे रहो, 6 महीने के लिए कम से कम इंडिया में रहो, फिर हम तुम्हारा नाम रजिस्टर करेंगे और उस रजिस्टर में डालने के बाद फिर तुम्हें सिटीजनशिप मिलेगी। तो 6 महीना उनको रेफ्यूजी कैंप्स में रखा गया था। तो तुम अगर दिल्ली में जाते हो तो तुम्हें ऐसे जगहें मिलती है जिनको बोलते हैं किंग्सवे कैंप, मुखर्जी नगर में भी, जहां पर ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए गढ़ माना जाता है या माना जाता था, ओके, या नहीं माना जाना चाहिए, व्हाटएवर, राइट। आइदर वेज वहां पे जहां पर तुम इतनी भीड़ लगा के बैठे होते हो, वो एक जमाने में रेफ्यूजी कैंप थी, तब भी भीड़ थी। ओके, जो वहां से आए थे बेचारे अपने घर बार छोड़ के, उनको यहां पर ही रहना पड़ा था। रेफ्यूजी कैंप्स था, आधा दिल्ली तो ऐसा ही रेफ्यूजी कैंप्स के फॉर्म में बन गया था। सो उन रेफ्यूजी कैंप्स में 6 महीना रहना, फिर उसके बाद जो सरकार ने कोई इंस्पेक्टर बना देते थे, अथॉरिटीज बनाते थे, वहां पर लाइन में लगो, अपना नाम लिखवा दो और फिर तुम सिटीजन बन जाते थे। तो ये कट ऑफ डेट क्या होगी? कट ऑफ डेट हो गई 19 जुलाई 1948। ये कट ऑफ डेट याद रख लेना और आर्टिकल 6 याद रख लेना। नाउ लेट्स लुक एट आर्टिकल 7। नाउ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और तरीके से हो गया। सो लेट्स गो बैक टू दिस। देखो, ये मैंने तभी बोला ये विभाजन तुम्हें समझना आना बड़ा जरूरी है। सो नाउ ये तो पहले आर्टिकल 6 मैंने उनके लिए बताया कि यार जो वहां से न्यूली फॉर्म्ड पाकिस्तान से इंडिया की तरफ रवाना हुए। अब कुछ ऐसे भी थे जो इंडिया से, यानी कि इंडिया पर से द नॉन मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया जो बनाया था, ओके, वहां से पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए। और जो वो पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए तो उनके लिए आर्टिकल 7 लिखा हुआ है। मतलब हमें क्या करना है? नहीं, हमें नहीं करना, ये नेगेटिव फॉर्म में है। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो फिर से एक तारीख मुकर्रर की गई और वो तारीख थी 1 मार्च 1947। तो इसका अलग ही भाषा बोला। इसमें बोला कि जो 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए, वो इंडिया के सिटीजन नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वो इंडिया के सिटीजन नहीं है। क्या बोल रहे हो यार, हम सिटीजनशिप दे रहे कि नहीं दे रहे? अरे रुको तो सही। सो ये इंडिया के सिटीजन नहीं है। नाउ दिस इज अ वेरी लेस नोन, ओके, एन अनपॉपुलर फैक्ट। हुआ क्या कि ये जो इंडिया से रवाना होकर वहां पाकिस्तान पहुंचे ना, वहां जाकर उनको पता चला कि अबे ये तो सब फ्रॉड है। ओके, वहां जाके कुछ मिलने वाला है नहीं। ओके, वहां पर उनको कोई स्वागत हुआ नहीं। जिन्होंने तो सोचा था पता नहीं क्या बन जाएगा। ओके, लेकिन जिन्ना का जो कहानी थी वो सारी की सारी बकवास थी। ओके, जिन्ना को खुद को नहीं पता था उसने पाकिस्तान क्यों बना दिया। ओके, आफ्टर अ वाइल उसको समझ में तो आया नहीं। ओके, सो जो यहां से वहां लोग गए उनको रियलाइज हुआ कि यार ये तो बड़ा लफड़ा हो गया, हमको हमारा तो पहले वाला ही जगह ठीक थी। तो वो लोग है ना ऐसे गए और यू टर्न मारने लग गए, बोले हमें तो वापस आने का है। तो बोले ये क्या बात हुई? तो यस, अब जितने गए थे वो लाखों में गए थे। अब वो जो लाखों में से गए थे, अगर लाखों में ना सके आधे भी वापस आ जाए तो फिर और एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहां पर तो बड़े बड़े रेफ्यूजी कैंप्स पहले ही बने हुए थे। वो वापस आ जाते तो यहां पे तो और प्रॉब्लम हो जाती। तो सरकार ने एक प्लान बनाया। ओके, तो उस टाइम की इंटरिम गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया, बोला कि एक साथ मत आओ, आना ही है ना तो थोड़े थोड़े करके आओ। ऐसे तो तुम लोग वहां पर चले गए हो, लेकिन तुम आना चाहते हो तो आओ, हम मना थोड़ा ना कर सकते हैं।
तुम आओ, लेकिन हम तुम्हारे लिए एक परमिट सिस्टम बनाएंगे। इसको परमिट फॉर रीसेटलमेंट या फिर परमानेंट रिटर्न बोला गया। तो तुमने देखा होगा ना, जब तुम ट्रक्स को देखते हो तुम्हारे शहरों में ट्रक्स आते हैं या हाईवे की तरफ से जब ट्रक्स आ रहे होते, तो एक साथ 1000 ट्रक नहीं आ जाते, उनको ना परमिट सिस्टम दिया जाता है कि यार इतने इतने ट्रक्स जाएंगे। दिल्ली में तो खासकर ये बड़ा हो गया। सो वैसे ही ऐसे सोचा कि परमिट है, तुम यार अलाउ कर सकते, हम आओ यार, मना नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े करके आओ, पता चले पूरी भीड़ ही वापस एक साथ ही आ गई, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब वो जो वापस आए थे ना, उनको भी तो सिटीजनशिप देनी थी। उस वापस आने वाले को आर्टिकल 7 को डील किया जाता है। आर्टिकल 7 उनके लिए, उनको बोला गया कि तुम जब वापस आओगे तो तुम्हें ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहना है इंडिया में 6 महीने के लिए, सामान्य तौर पे रहना है, और उसके बाद हम तुम्हें सिटीजनशिप देंगे। तो डू यू रियलाइज, ये कुछ वैसे ही है जैसा आर्टिकल 6 का था, जो बाद में आए थे 19 जुलाई 1948 के बाद भी ऐसे ही आए थे कि उनको पहले सामान्य तौर पे इंडिया में रहने का है, उसके बाद उनको सिटीजनशिप मिलेगी। उसी तरह से ये जो यू टर्न मार के वापस आए हैं, इनको भी बोला गया कि भाई तुम आओगे 6 महीना इंडिया में शांति से रहो, और फिर उसके बाद हम तुमको सिटीजनशिप देंगे। तो तुम इसको लिख सकते हो, आर्टिकल 7 की डिटेल, माइग्रेटेड टू इंडिया, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947 इज नॉट अ सिटीजन। ये उल्टी लैंग्वेज लिखी हुई है। आई होप तुमने ये लिख लिया। तो हमारे पास अब तक हो गए 5, 6 और 7। आगे चलते। सो हमारे पास 5, 6 और 7 हो गया। अब एक और सिचुएशन समझो। देखो सिटीजनशिप, देखो ये सब 26 जनवरी 1950 से पहले। अब थोड़ी देर के लिए मानो कि तुम उस टाइम पर जब ये सब विभाजन हो रहा है, जब ये सिटीजनशिप दी जा रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उस टाइम पर, आज ही थोड़ा है, तब भी लोग तो बाहर ट्रैवल करते थे। हाँ, बाहर नौकरियां भी कर रहे होंगे, बाहर बिजनेस के तौर पे गए होंगे। तो हो सकता है कि तुम उस टाइम पर इंग्लैंड में काम ही कर रहे हो, या फिर कनाडा में काम कर रहे हो, या अमेरिका में काम कर रहे हो। तो भाई तुम्हारी सिटीजनशिप का क्या होगा? अरे हाँ, ये बात तो सोचो कि तुम्हारी सिटीजनशिप का क्या होगा। सो उनके लिए आर्टिकल 8 लिखा गया। प्लीज अंडरस्टैंड, ये वहां पर सामान्य तौर पर रिहाइश कर रहे थे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट थे। हाँ, तो वो जो ऑर्डिनरी रेजिडेंस की कहानी है वो यहां पर बात हो रही। तो अगर मेरा जन्म, या मेरे पेरेंट्स का जन्म, या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में है, कौन सा इंडिया? जल्दी से कमेंट लिखो, कौन से इंडिया की बात हो रही है? सर, इंडिया ये वो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के तहत आया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में जो इंडिया है, वहां पर अगर मेरा जन्म हुआ है, या मेरे पेरेंट्स का जन्म हुआ है, और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का, या फिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म हुआ है, और एट दिस जंक्शन, एट दिस पॉइंट इन टाइम, मेरा ऑर्डिनरी रेजिडेंस इज आउट ऑफ इंडिया, मेरा ऑर्डिनरी रेजिडेंस इज आउट ऑफ इंडिया, तो मेरी सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? ज्यादा टेंशन लेना नहीं। एट दिस पॉइंट इन टाइम, गो अहेड, विजिट द नियरेस्ट एम्बेसी और द कॉन्सुलेट। तो ये भारत भवन है, ये इंग्लैंड की फोटो दिखा दी मैंने, होने को कोई भी हो सकता है। सो वहां पर जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, एम्बेसी है, कॉन्सुलेट जनरल है, वहां पे जाओ, अपना नाम रजिस्टर कराओ, और तुम्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो आई थिंक दिस वाज प्लेन एंड सिंपल, ऑर्डिनरी रेजिडेंस, एंड दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट। सो वी हैव आर्टिकल 5, वी हैव आर्टिकल 6, 7 एंड 8। सो जस्ट हैव अ रिकैप। 5 इज डोमिसाइल, सब लोग याद रखना, 5 इज डोमिसाइल, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यू वर बोर्न इन इंडिया, domicile and born in India, either parents born in India or you were ordinary resident in India at least 5 years prior to the commencement of the Constitution of India, तो तुमको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी। If you look at Article 6 of the Constitution, it deals with those who migrated from the newly formed Pakistan to India. Now the date cutoff here is 19 July 1948. If you entered India prior to 19 July 1948, you shall be given citizenship there and then. If you come to India after 19 July 1948, hang on, you will have to wait in India
for 6 months as an ordinary resident. Thereafter, you shall be given citizenship of India. Article 7 of the Constitution deals with those who had migrated to India, or rather from India to the newly formed Pakistan after 1st March 1947. Thereafter they will not be considered as Indian citizen. But later on, they realized that they wanted to come back. So they were allowed a return to India under a permit for resettlement or permit for return or permanent return. Once they come here, then they will be given citizenship in a manner akin to 19 July 1948 later people entering, that is the Article 6 later half. In other words, you will be waiting in India for a period of 6 months and then you will be given a citizenship. Article 8 dealt with those people who were either born in India or parents were born in India or grandparents were born in India. Wherein say India, it refers to the Undivided India under Government of India Act of 1935. If at this point in time you were a resident, ordinary resident outside India, fret not. You have to just visit the consulate general or the embassy in that part of the world. Go get your name registered. You shall be given the citizenship of India. That's 5, 6, 7, 8 for you. I hope मेरे ख्याल से इससे अच्छी तरह से मैं तुमको क्या समझा सकता था, और इतना तो तुमको कोई सो कॉल्ड पेड कोर्सेस में भी नहीं पढ़ाते. ओके 10 मिनट में टॉपिक खत्म कर देते. बट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर the failure and the unfortunate circumstances of those who have bad educators. तुम इसके आराम से पढ़ाई करो. Article 9 is something that all of you are aware of. कुछ हद तक आपको सबके बारे में मालूम है. Constitution of India says very clearly, in fact this is fairly public knowledge, कि हमारे यहाँ पे डबल सिटीजनशिप नहीं होती. India does not recognize dual citizenship. What does that mean? So if you are a citizen of India, then you are only the citizen of India. That's it. Period. Full stop. In other words, कि अगर मैं voluntarily किसी और कंट्री की citizenship ले लूं, right? So if I decide to become a citizen of Germany for that matter, or England, or for that matter US or Canada or whatever, किसी भी कंट्री के अगर मैंने citizenship acquire कर ली, तो I stand to lose the citizenship of India. मैं automatically मेरी citizenship of India lose करूंगा. We don't recognize concept of double citizenship unlike certain European countries, right? लेकिन इंडिया में ये जो डुअल सिटीजनशिप है, ये लिखा कहां है कि देयर इज नो डुअल सिटीजनशिप. दैट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. It says कि you are not a citizen if you voluntarily acquired a foreign citizenship. Now, this is no dual citizenship. So this is one way of understanding dual citizenship. There is another concept of dual citizenship जो US में, which says कि you are a citizen of the Union of that is the United States of America also, and you are the citizen of a state also. तो ना इस तरह से, ना horizontally ना vertically हम लोग डबल सिटीजनशिप अलाउ करते हैं. इन द सेंस कि आप स्टेट ऑफ केरला के सिटीजन नहीं हो, आप स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के सिटीजन नहीं हो, आप स्टेट ऑफ पंजाब के नहीं हो, आप स्टेट ऑफ असम के नहीं हो, आप इंडिया के सिटीजन हो. तो इस मामले में भी यू आर नॉट अ डुअल सिटीजन. और दूसरा ये कि यू कैन नॉट बी अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री while you are maintaining the citizenship of India. यहां की क्विट कर दो and then you go ahead, right? So this is written in Article 9 of the Constitution. कभी क्वेश्चन आ गया, so once you acquire a citizenship of any country, you'll be kicked out of India. Simple as that. All right? ये कहां लिखा हुआ है? ये Article 9. So एक बार क्विकली रिकैप करते हैं. 5, 6, 7, 8 and 9. So 9 says no dual citizenship. तो वीडियो के तहत ही मैं तुमको, इस वीडियो में ही मैं तुमको पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद दिला रहा हूं. Let's look at Article 10 of the Constitution. Now this is also interesting. अगर तुम अपना ड्राइविंग लाइसेंस खोल के देखो, you have, I believe you have a driving license right now. So take out your driving license, wallet से या कहां पे भी संभाल के रखा हुआ. Okay, take out your driving license और तुम उसको just flip it over and you'll see कि उसमें एक date of expiry लिखी होगी, right? So यहां से स्टार्ट हुई और वहां तक खत्म हुआ. And then जब वो ड्राइविंग लाइसेंस का the day at that point in time जब वो खत्म होगा, ओके, यू विल हैव टू गो बैक टू द आरटीओ एंड गेट इट रिन्यूड. बिल्कुल सही बात है. अगर तुम्हें एक लीगल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो तुम्हें उसे रिन्यू कराना पड़ेगा. उसकी एक एक्सपायरी डेट है. लेकिन जो तुम्हारी सिटीजनशिप है,
वो जो सिटीजनशिप है इट इज डीम्ड, इट इज डीम्ड। तुम इंडिया के सिटीजन हो अनलेस यू आर डिस्क्वालिफाइड या फिर यू गिव अप योर सिटीजनशिप। मैं समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा हूं? तो जब तक तुमने या तो अपनी सिटीजनशिप गिव अप नहीं की या तुम्हें किसी वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, राइट, जो मैं तुम्हें आगे थोड़े टाइम में बताऊंगा, तब तक तुम इंडिया के सिटीजन माने जाओगे। इन अदर वर्ड्स, तुम्हें जाकर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल में, फॉर दैट मैटर एनी टाइम, आपको जाकर उसको रिन्यू नहीं करना। ये इट्स नॉट लाइक योर ड्राइविंग लाइसेंस। ये क्या लिखा है? ये लिखा है आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 10 says you are deemed to be a citizen and you continue to be a citizen unless you go wrong। तो मेरा एक पॉजिटिव प्रिजम्पशन है, राइट, कि यार तुम ना इंडिया के सिटीजन हो अनलेस एंड अनटिल यू डिसाइड नॉट टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इन व्हाटएवर, या फिर किसी वजह से तुमको सिटीजनशिप खोनी पड़ जाए। सो तुम्हें कहीं पर भी इसको जाकर दोबारा रिन्यू करने की जरूरत नहीं। सो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट ये लाइन मैंने तुमको पहले बता दी थी। आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसी लाइन को एम्फेसाइज कर रहा है, द समथिंग दैट आई हैड ऑलरेडी सेड राइट एट द बिगिनिंग। तो एट द आउटसेट ऑफ दिस क्लास व्हाट डिड आई से? आई सेड दैट इन मोस्ट केसेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटी का द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है। इन फैक्ट दैट्स द आंसर टू एवरीथिंग इन पॉलिटी। हाउएवर इन टर्म्स ऑफ सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन का रोल लिमिटेड रोल है। बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन का रोल इज अ लिमिटेड रोल इन द सेंस कि सिर्फ ओनली टिल 26 जनवरी 1950, अ डेट विच इज रेफर्ड टू एज कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, केवल वहां तक हम लोग ये बात बोलते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बात करेगा सिटीजनशिप का। एवरीथिंग बियॉन्ड दैट, ऑल द सब्सिक्वेंट स्टेजेस देयर इन आफ्टर, everything will be dealt by the parliament, all right, or the union government। सर ये आपके कहने से थोड़ा ना होने वाला है, ऑब्वियसली मेरे कहने से क्यों होगा? नहीं, ये आपके कहने से होना, somebody has to clarify। तो that clarification is coming from article 11। article 11 says that parliament will have the power to determine acquisition termination of citizen after the commencement of the constitution। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, ओके। तो अगर मुझे तुम्हारे से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करनी है और रादर सिटीजनशिप के बारे में बात करनी है, एंड द सिटीजनशिप की बात जो हो रही है वो मुझे ये बात करनी है कि यार 1959 में मुझे सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई सवाल है, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन में देखूंगा कि मैं कोई पार्लियामेंट्री लॉ में देखूंगा? आंसर दैट इन द क्वेश्चन, राइट, इन द कमेंट सेक्शन, कि अगर मुझे बियॉन्ड 26 जनवरी 1950 कोई सवाल जवाब पूछना है, कुछ है, टेंशन आ रही है मेरे को, तो मैं कहां से पूछूं? सो द नो ब्रेनर आंसर इज कि सर उसके लिए ना पार्लियामेंट का जरूर कोई ना कोई लॉ होना चाहिए। एब्सोल्युटली। सो हमारे लिए उस टाइम पर इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे पास पार्लियामेंट का कोई लॉ होना चाहिए, अदरवाइज वोंट वर्क। तो what have we done about it? So we made an act called as Citizenship Act of 1950। ये बड़ा फेमस होता है सर। सो जो नागरिकता से रिलेटेड कानून है, जो नागरिकता से रिलेटेड कानून है, ये पहली बार पार्लियामेंट ने पास किया 1955 में। 1955 was the first opportunity when the parliament decided to pass a law। नाउ इन अ वे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन मिला हुआ है, बिल्कुल, दैट्स अ परमिशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सिटीजनशिप एक्ट्स बना सकता है पार्लियामेंट। इट इमर्जेस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 11। आइदर वेज 1955 में ये पहली बार बना हुआ है। फर्दरमोर 57, 85, 86, 92, 93, I'm not even knowing this, okay, and who cares? But the point here is 2019 was the last in the sequence when the Citizenship Act was amended, and 2019 had its fair share of criticism and controversies, which also we will refer, और मैंने special classes में इसको पढ़ाया हुआ है, and I think most of you are aware of that। अभी बड़ा recently Citizenship Act से related ये वाले जो rules थे इनको notify किया गया, okay, but we'll get to that at a later stage। सो आज तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का काम हो गया वो हो गया।
सो हमने पार्ट 2 कर लिया, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तुम्हें पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद हो गया, तुम्हें पता भी नहीं चला। ऑलराइट, और अब हम पहुंच गए हैं एट दैट स्टेज जब कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद द सब्सिक्वेंट स्टेजेस आएंगे, और ये जो सब्सिक्वेंट स्टेजेस आएंगे इनके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। लेट्स सी कि तुम्हें कितना याद है। राइट, ट्राई एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप ओनली टिल, चाहे तो तुम तारीख लिखो चाहे तुम शब्दों में लिख सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशन नागरिकता से रिलेटेड कहां तक और कौन सी तारीख, या फिर उसको चाहे तो तुम डिफाइन करना चाहते हो तो यू माइट एज वेल डिफाइन दैट, कहां तक इसको यूटिलाइज कर रहा है। एंड द आंसर टू दिस ऑब्वियसली, अगर तुम्हें तारीख याद है आई विल बी हैप्पी, और अगर तुम्हें वर्ड्स याद है दैट इज ऑल्सो ओके। तुम चाहे तो बोल सकते हो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, या फिर तुम बोल सकते हो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आइदर वेज, both of them I am fair game with this. So commencement of the Constitution of India. Okay, ये याद रखना, कीवर्ड इज ओनली, दैट्स द इंपॉर्टेंट वर्ड, द कीवर्ड इज ओनली, इसके आगे नहीं इसके पीछे नहीं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु विल मेक लॉज ऑन सिटीजनशिप? कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो शब्द अभी अभी तुमने बोला, उसके बाद कौन कानून बना सकता है सिटीजनशिप से रिलेटेड? ये फिल इन द ब्लैंक टाइप का है, तो यू माइट एज वेल आंसर दिस। राइट, सो तुम आंसर ही लिख दो इसमें, इसमें मैंने चॉइसेस नहीं डाली हुई है। ओके, सो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हु विल मेक लॉज ऑन सिटीजनशिप? सर, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉज बनाएगा पार्लियामेंट। यूनियन पार्लियामेंट के सिवाय और कोई लॉ नहीं बना सकता। इनफैक्ट इसी से रिलेटेड एक और ऑफशूट क्वेश्चन हो सकता है कि सिटीजनशिप का जो मामला है वो यूनियन लिस्ट का मामला है। सो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस। इसमें स्टेट्स का कोई लेना देना नहीं है, राज्यों का कोई लेना देना नहीं है। सो जब सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 कंट्रोवर्सी में आया था, आई डोंट नो वेदर यू वर अवेयर ऑफ दैट पार्ट। So many of the states, they started uttering, we are not going to accept it, we are not going to do anything about it, we are not happy with that. Who cares? What? Who cares? We don't care, because it is a matter of union list. You better fall in line, right? Because तुम्हारे पास choice ही नहीं है। Okay, पार्लियामेंट ने जो लॉ पास कर दिया जो यूनियन लिस्ट का है, that is applicable to the rest of India, for the entire territory of India. And you can't do anything about it. Everything else was merely politics. राजनीतिक फेवर के लिए बोला जा सकता है। By the law, by the constitution, states have got nothing to do about it. So उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। Okay, all that was being done was merely playing to popular opinion. अगला क्वेश्चन लो, आंसर आ गया तुम्हारा। Citizenship is a subject matter of which list? अभी अभी मैंने बताया था। So this will only re-emphasize and this will only concretize your knowledge. अभी अभी मैंने बताया था, तो I'm sure you're not going to go wrong. लेकिन ऐसे पढ़ना होता है, पहले एक टॉपिक पढ़ो, फिर उससे रिलेटेड उसी टाइम क्वेश्चन करो। ओके, थोड़ी सी डिस्कशन करो, थोड़ा सा टॉपिक और आगे बढ़ाओ। ये बड़ा फेमस, इसको बोलते हैं रिटेंशन टेक्निक्स। तो लर्निंग टेक्निक्स होती है। ज्यादातर लोगों को लर्निंग टेक्निक्स नहीं आती, वो बिल्कुल एक नाक से ना, एक नाक की सीध में ना भागते चले जाते हैं। एक इंटेलिजेंट पर्सन जो होता है वो लेयर्ड स्टडी करता है। पहले मैंने तुम्हें पढ़ाया, फिर मैंने तुमको इसके एग्जाम्पल दिए, फिर मैंने तुमसे उससे सवाल पूछा है, फिर मैंने तुम्हें उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे बताया कि ये जी राज्यों के पास कोई अधिकार तो होता नहीं है। अब क्या होगा, अब इसके बाद अगर तुम भूल रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो, यू वांट टू फेल दिस एग्जाम। और क्योंकि आर्टिकल 21 तुम्हें चॉइस देता है और तुम चाहते हो कि तुम फेल हो, फिर तो मैं तुम्हें रोकना भी नहीं चाहूंगा। ओके, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम ढंग से पढ़ो तो देयर आर मेनी वेज ऑफ स्टडिंग। ओके, अब हम चलते हैं इन द मैटर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 मुझे नागरिकता कैसे देता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, ओके, टिल दिस पॉइंट इन टाइम वी वर जस्ट स्टडिंग
कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको कैसे देता है। नाउ फर्स्ट मेथड ऑफ हाउ सिटीजनशिप एक्ट 1955 तुमको सिटीजनशिप ग्रांट कर सकता है, उसको बोला जाता है बाय बर्थ, और लैटिन भाषा में उसको बोला जाएगा जस सोलाई। ओके, सम पीपल प्रोनाउंस इट एज जुस सोलाई, बट आई गेस इट इज जस सोलाई आइदर वेज। सो व्हाट इज जुस सोलाई और जुस सोलाई एज यू वांट टू प्रोनाउंस? जुस सोलाई इज बाय द वर्च्यू ऑफ मिट्टी, सोलाई इज सॉइल, बाय द वर्च्यू ऑफ मिट्टी, मिट्टी, यस, मिट्टी, मिट्टी, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय मिट्टी? मिट्टी इज द वर्ड कि जो हम बोलते हैं ना, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती। सो व्हाट डज दैट मीन मिट्टी? और ये वर्ड बड़ा बोला हो जाता है कि आई एम द सन ऑफ द सॉइल। ओके, मेरा जन्म इस मिट्टी में हुआ, मेरा जन्म इस मिट्टी में हुआ, दैट इज कॉल्ड एज जुस सोलाई। ओके, सो बाय बर्थ, बाय द वर्च्यू ऑफ बर्थ, कि मेरा इंडिया में जन्म हुआ है, और क्योंकि इंडिया में जन्म हुआ है मुझे सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। So I think this is the easiest way of getting citizenship, at least in so far as after the commencement of constitution is concerned. तो मेरा जन्म कैसा हुआ? ये इंडिया में हुआ, लेकिन यहां पर कुछ तारीखों का महत्व है, and you will have to remember these dates. So you have to figure out some way to remember these. So वो तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, because there is no magic behind these dates. Okay, मैं कोई तुम्हें ऐसे बैठ के हिस्टोरिकल इवेंट्स नहीं बता सकता कि इस दिन पूर्ण स्वराज था या कुछ मेजर इवेंट था, ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ तारीखें थी, बिकॉज आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ दिस ये लॉ है। तो अगर तुम्हारा जन्म आफ्टर 26 जनवरी 1950 हुआ, विच ऑब्वियसली इज अ नो ब्रेनर, बिकॉज सिटीजनशिप एक्ट 1955 आएगा ही आफ्टर 26 जनवरी 1950। सो आफ्टर 26 जनवरी 1950 हुआ, बट बिफोर 1 जुलाई 1987 यू विल डू योरसेल्फ अ वर्ल्ड ऑफ गुड इफ यू स्टार्ट रिमेंबरिंग दीज डेट्स राइट नाउ। तुम्हारा जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ, लेकिन 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ, तो बाबू तुमको सिटीजनशिप मिलेगा राजे, चिंता मत करना। क्या तुम्हें सिटीजनशिप मिलेगी? मिलेगी, रिगार्डलेस ऑफ कि तुम्हारे माता पिता की सिटीजनशिप क्या है। वी विल नॉट इवन आस्क वंस कि तुम्हारे पिताजी या माताजी की सिटीजनशिप क्या है, वो भारत के नागरिक है या नहीं। सो आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट वे, राइट, एब्सोल्युटली स्मूथ सेलिंग टू बिकम एन इंडियन सिटीजन। तो तुम्हारा जन्म हुआ, सिटीजनशिप ले जाओ। अगर तुम्हारा इस डेट के बीच में हुआ तो फिर तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, इसी में कंटिन्यू करते। पर तुम्हारा जन्म इंडिया में हुआ, लेकिन ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987 हुआ। क्या हुआ सर? ऑन और आफ्टर, या तो 1 जुलाई 1987 था या उसके बाद का जन्म हुआ, तो भाई तुम्हारी सेलिंग इतनी स्मूथ नहीं है, राइट। देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस हियर। मतलब अब मैं तुम्हारे पेरेंट्स की सिटीजनशिप पूछूंगा, क्या बात कर रहे हो? यस, सो आइदर ऑफ योर पेरेंट्स, या तो पापा या तो मम्मी, हैज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मैंने क्या बोला? या तो पापा या तो मम्मी। आई डिड नॉट से बोथ, एंड आई सेड या तो पापा। नाउ आई जस्ट गॉट दिस काइंड ऑफ फनी पॉइंट। ये मूवी थी एक करण जोहर की, काइंड ऑफ फॉरगेट। तो द पॉइंट यहां पर ये कि हो सकता है ना कि जो मम्मी है या पापा है, ओके, उन्होंने किसी फॉरेनर से शादी कर ली हो सकता है, लेकिन तुम्हारा जन्म इंडिया की मिट्टी में हुआ, राइट। दिस अ पॉसिबिलिटी। तो कोई टेंशन नहीं, कोई एक तो होगा ना। हाँ, के अगर कोई एक भी इंडियन हुआ तो हम तुम्हें सिटीजनशिप दे देंगे। अंडर विच मेथड? जुस सोलाई, बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग born in the soil or in India। यार एक और प्रॉब्लम है, एक और है कि यू वर बॉर्न इन इंडिया, लेकिन तुम्हारा जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ। अब देखो डेट्स is something you will have to really, that's a heavy lifting in this, otherwise तो मैंने तुम्हें सिंप्लीफाई कर दिया। The only thing that you have to really figure out is how to remember the dates. So the date here is 1 July 1987, अभी के लिए ये याद रख लेना, 3 दिसंबर 2004। सो पहला वाला था बॉर्न आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987। दूसरा है कि यू वर बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987। और तीसरा है कि यू वर बॉर्न आफ्टर 3 दिसंबर 2004। अगेन आई एम सेइंग दैट देयर इज नो मैजिक फॉर्मूला, सो देयर आर नो मैजिक वर्ड्स दैट यार मैं कैसे तुम्हें ये डेट्स याद दिलाऊं। दिस इज हाउ द लॉ वाज पास, ओके।
सो 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर तुम्हारा जन्म हुआ है तो या तो दोनों पापा मम्मी, हम दोनों की सिटीजनशिप चेक करेंगे, या तो दोनों पापा मम्मी इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए, या फिर एक तो इंडिया का सिटीजन हो और दूसरे को एफिडेविट ये लिखवा दिया जाए कि जो वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है, जैसे तारों पर से कूद कूद के आते हैं ना लोग, ओके, तो वो नहीं हो तुम। सो यू आर नॉट एन इलीगल माइग्रेंट, यानी कि हम तुमके ऊपर पता चले पासपोर्ट्स एक्ट में या फिर फॉरेनर्स एक्ट में हमें तुम्हें ऊपर एक्शन ना करना पड़े। ओनली देन वंस वी आर श्योर ऑफ दैट, देन वी विल गिव यू इंडियन सिटीजनशिप ऑन विच प्रिटेक्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जुस सोलाई और बाय द बर्थ इन इंडिया। तो पहली कैटेगरी क्या हो गई? पहली कैटेगरी हो गई बर्थ। बर्थ को क्या बोलते हैं? जुस सोलाई। 3 कैटेगरीज याद रख लेना, आफ्टर 26 जनवरी 1950, 1 जुलाई 1987, फिर ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987, और तीसरा ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004। ये 3 कैटेगरीज है ऑन द बेसिस ऑफ विच यू विल गेट सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ जुस सोलाई। लेट्स लुक एट नेक्स्ट वन। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा जन्म इंडिया में हुआ ही नहीं हो, लो ये बात भी सही है, तुम्हारा जन्म आउटसाइड इंडिया है, बिल्कुल, तो तुम्हारे लिए बाय बर्थ यानी कि बाय सॉइल, बाय जुस सोलाई, मिट्टी में जन्म वाला कॉन्सेप्ट तो चलेगा ही नहीं। तो यहां पर एक और कॉन्सेप्ट चल सकता है। वो कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? वो कॉन्सेप्ट होता है बाय डिसेंट, रिश्ता। ओके, रिश्ता। ओके, आई थिंक हिंदी इज नॉट रिश्ता, बट यू कैन अंडरस्टैंड। डिसेंट इज कि तुम्हारे पिताजी और माताजी, तुम्हारा वो जो जन्म है, लाइन ऑफ सक्सेशन। ओके, आई डोंट नो एग्जैक्ट हिंदी ऑन दैट। सो बाय डिसेंट, ओके, का मतलब क्या हुआ? सो तुम्हारा जन्म इंडिया के बाहर हुआ, करेक्ट, तो बाय बर्थ डजंट वर्क, सो व्हाट मे वर्क इज बाय डिसेंट। तो बाय डिसेंट इज यू बोर्न आउटसाइड इंडिया आफ्टर 26 जनवरी 1950, बट अब ये एक और तारीख याद रखना, दैट इज 10 दिसंबर 1992। कौन से डेट? सो 10 दिसंबर 1992। सो यू विल हैव टू फिगर आउट अ वे, एज आई टोल्ड यू, दैट यू विल हैव टू रिमेंबर। अगर तुम्हारा जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ, लेकिन 10 दिसंबर 1992 के बाद हुआ, इंडिया के बाहर हुआ, तो हम तुम्हारे केवल पिताजी की सिटीजनशिप चेक करेंगे। किसकी? पापा जी की। पापा जी उस टाइम पर जब तुम्हारा जन्म हुआ, उस रिलेवेंट पॉइंट इन टाइम पर पापा जी, ओनली पापा जी, आई डिड नॉट से मम्मी जी, आई सेड पापा जी, आई डिड नॉट से आइदर ऑफ द पेरेंट्स, आई सेड पापा जी। पापा जी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, एट दैट पॉइंट इन टाइम ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वो उस टाइम पर भारत के नागरिक होने चाहिए। तो तुम्हारा जन्म से समवेयर हियर 1987 में हुआ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, सॉरी, तुम्हारा 1987 में जन्म हुआ, तो 1987 में तुम्हारा जन्म हुआ स्विट्जरलैंड में, मुबारक हो। फिर और पर तुम्हें इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? उस टाइम पे ये चेक कर लो कि पापा जी इंडिया के सिटीजन थे कि नहीं थे। अगर पापा जी इंडिया के सिटीजन थे तो मुबारक हो, तुमको ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट, जिसे बोला जाता है जुस सैंग्विन। अब ये क्या इतना खतरनाक वर्ड? सैंग्विन वर्ड लैटिन वर्ड में, लैटिन लैंग्वेज में इट मींस ब्लड, राइट? सो ब्लड के महत्व, हम बोलते हैं ना खून का रिश्ता है, दैट इज वेयर दिस वर्ड सैंग्विन कम्स फ्रॉम। सो ये जो सैंग्विन वर्ड आया, तो खून के रिश्ते की वजह से मुझे सिटीजनशिप मिल रही है। लेट्स लुक एट अनदर वन। अभी तो ये 1992 तक की बात है। अगर तुम्हारा जन्म आउटसाइड इंडिया हुआ है, हम सेम कैटेगरी में सिर्फ तारीखें चेंज कर रहे हैं, और जन्म 10 दिसंबर 1992 के बाद हुआ है, मैंने क्या बोला? 10 दिसंबर 1992 के बाद हुआ है, आफ्टर दैट हुआ है, तो हम, पिछली बार पापा जी को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही थी, हाँ, क्योंकि हम सिर्फ पापा जी को चेक कर रहे थे, बोले ना अब पापा जी को नहीं, आइदर हम मम्मी जी को या पापा जी को समान वैल्यू देंगे, इन द सेंस कि या तो मम्मी जी या फिर पापा जी उस टाइम पे, कीवर्ड इज एट दैट पॉइंट, जब तुम्हारा जन्म उस टाइम हुआ आउटसाइड इंडिया, उस टाइम, उस रेलेवेंट पॉइंट इन टाइम में या तो मम्मी जी या पापा जी शुड बी एन इंडियन सिटीजन, तो तुमको हम सिटीजनशिप दे देंगे, मुबारक हो, तुम इंडिया के सिटीजन हुए। अंडर विच कैटेगरी? अंडर द कैटेगरी ऑफ जुस सैंग्विन बाय डिसेंट। कौन सा एक्ट चल रहा है? एक्ट का नाम है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955।
तो प्लीज याद रखना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सब 26 जनवरी 1950 के बाद की दास्तानें हैं। 26 जनवरी 1950 से पहले सब कुछ सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये एक पार्लियामेंट का लॉ है जो कि बाद में बन रहा है। तो एवरीथिंग इज आफ्टर 26 जनवरी ऑफ 1950। अब एक और है, तो नाउ सी द ओनली हेडेक दैट यू हैव टू रियली गो थ्रू आर रिमेंबरिंग द डेट्स। वहां पे 1 जुलाई 1987 है, यहाँ पे 10 दिसंबर 92 है, लेकिन ये एक डेट कॉमन है। सो देयर इज अनदर वे कि तुम्हारा जन्म आउटसाइड इंडिया हुआ, ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर मिट्टी वाला तो लगा नहीं, जुस सोलाय, लेकिन तुम्हारा तारीख ऑफ जन्म जो हुआ वो 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ। 3 दिसंबर 2004 के बाद तुम्हारा जन्म हुआ। अब क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें प्रॉब्लम ये कि तुम सब कुछ वही है, आइदर पापा जी और मम्मी जी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू टुक बर्थ। हाउएवर इसमें एक एडिशन कर दिया गया। इसमें बोला गया कि तुम्हारी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जिस भी देश में तुम्हारा जन्म हुआ, मान के चलो तुम्हारा यूएस में जन्म हुआ, तुम्हारा अमेरिका में जन्म हुआ, वहां पे एम्बेसी में चले जाना। ओके, तुम तो नहीं जाओगे, तुम तो पैदा ही हुए। ओके, मम्मी जी पापा जी ने वहां पर जाना है और तुम्हारे नाम का रजिस्ट्रेशन कराने हैं उस एम्बेसी में कि जी ये बच्चा जन्म हो गया। ओके, और उनको 1 साल का टाइम मिलता है कि जी 1 साल में उनका रजिस्ट्रेशन करा दो, वो बच्चे को यहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाएगी। वैसे ये टाइम इतना भी कोई स्ट्रिंजेंट नहीं होता, थोड़े टाइम के बाद रुक के भी किया जा सकता है। वो ऑब्वियसली तुम्हें रीजन देना पड़ जाएगा कि ये डिले हो गया जी 1 साल के, मैं थोड़ा बिजी था। लेकिन मोर और लेस द आइडिया इज कि वहां पर रजिस्ट्रेशन होना बड़ा जरूरी है, देन यू विल गेट द सिटीजनशिप। सिंपल से पॉइंट है। सो जो सैंगविन में 3 दिसंबर 2004 के आगे एक एक्स्ट्रा कंडीशन डाल दी गई एंड दैट इज कॉल्ड एज द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो अभी तो हमने 2 कर लिए, एक कर लिया बर्थ, एक कर लिया रजिस्ट्रेशन। सो वी हैव बर्थ विच इज जुस सोलाई, सॉरी आई डिड नॉट से रजिस्ट्रेशन, आई सेड डिसेंट। डिसेंट हियर इज कि आपको बाय जुस सैंगविन, खून के रिश्ते के अनुसार, पापा जी मम्मी जी के अनुसार आपको आपकी सिटीजनशिप मिल जाएगी। देयर इज अ ट्रेजेडी। क्या सर? यार ट्रेजेडी ये कि तुमको है ना कहीं से नागरिकता नहीं मिल रही, मतलब ना मिट्टी से ना खून से। लो जी, अब क्या करोगे? तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या तुम इंडियन ओरिजिन के बंदे हो भी कि नहीं हो। मतलब पहले देखो, हो सकता है कि तुम मिट्टी से भी नहीं मिल रहा तुमको और तुमको खून से भी नहीं मिल रहा, नेवर माइंड, लेकिन तुमको सिटीजनशिप चाहिए, तो कोई चिंता नहीं। पहले मैं चेक करूंगा कि तुम एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या नहीं। सो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को भी डिफाइन है। देखो कानून की सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, लॉ में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम इस बात को रियलाइज करो कि एवरीथिंग ओके हैज टू बी डिफाइंड। तो एवरीथिंग, एक जनरल क्लॉजेज एक्ट होता है, उसमें हम छोटी छोटी बातों को भी डिफाइन कर देते हैं। ओके, कि व्हाट इज अ हस्बैंड, ओके पता हो यार, हस्बैंड को भी डिफाइन करो। हाँ, हर चीज डिफाइंड, लॉ में डिफाइंड होता है एवरीथिंग। सो अगर तुम सेक्शन 125 सीआरपीसी, अब तो चलो चेंज हो गए, तो उसमें वाइफ को भी डिफाइन करो कि वाइफ क्या है। ओके, वैसे ही सिटीजन क्या है, वे फॉर दैट मैटर लॉ क्या है, ये भी डिफाइन किया जाता है। राइट। सो अगर तुम आर्टिकल 13 देखोगे तो उसमें भी एक डीम्ड, एक इंप्लाइड डेफिनेशन दी हुई है ऑफ लॉ। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या, मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, तुम इसको कॉपी कर लो। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है या तो वो खुद या उसके मम्मी या पापा, ओके, या वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया कौन सा इंडिया? वो इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में बना था या डिफाइंड था, या फिर कोई ऐसी टेरिटरी जो इंडिया ने बाद में एक्वायर की है आफ्टर 15 अगस्त 1947। तो तुम्हें मालूम है कि जब 15 अगस्त 1947 इंडिया बना था ना, तो बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया आज जो प्रेजेंट इंडिया है ना, उसका पार्ट था ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? यस। सो तुम्हें मालूम है कश्मीर की कहानी, हैदराबाद की कहानी, जूनागढ़ की कहानी, फॉर द मैटर इवन लेटर इन द डे, ओके, गोवा, पुडुचेरी एंड सिक्किम, फॉर दैट मैटर सो मेनी थिंग। सो वो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का ही कॉन्सेप्ट होगा। एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सो वी आर लुकिंग एट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो अब मैं कहां पर आ गया हूं? अब मैं उस कैटेगरी में हूं
कि ना मुझे मिट्टी से सिटीजनशिप मिल रही है, ना मुझे सिटीजनशिप मिल रही है जुस सैंग्विन से। तो फॉर दैट मैटर मैं कहां का सिटीजन हूं? फॉर दैट मैटर मैं कहीं और का सिटीजन हूं। ओके, मैं किसी और देश का सिटीजन हूं। नॉट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। तो मैं किसी और देश का सिटीजन हूं और मुझे इंडिया का सिटीजन बनना है। तो मेरे पास क्या तरीके? सो पहला तरीका इसमें है, दैट इज कॉल्ड एज रजिस्ट्रेशन। क्या बोला? रजिस्ट्रेशन। तो मैं रजिस्ट्रेशन में क्या करूंगा? मैं रजिस्ट्रेशन में एक एप्लीकेशन डालूंगा। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू। मैं एक एप्लीकेशन डालूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, मैं एक एप्लीकेशन डालूंगा और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलूंगा कि देखो जी, मैं फॉरेन सिटीजन हूं, लेकिन मैं एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं और मुझे इंडिया का सिटीजन बनना है। तो देयर इज अ फॉर्मेट। ओके, उसमें कुछ कंडीशंस भी है। जैसे उसमें कंडीशन ये है कि आपको अप्लाई करने से पहले 7 साल, नाउ यू डोंट हैव टू गो फॉर सो मच इनटू डिटेल, लेकिन फिर भी आपको इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहना जरूरी है फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 7 years। एक और तरीका होता है, आमतौर पे ये तुमने उल्टा सुना होगा कि जब हम लोग में से बहुत सारे लोग भाग के जाते हैं इंडिया से, इंग्लैंड विंग्लैंड जाते हैं या कनाडा जाते हैं, तो वहां पे ना शादी कर लेते हैं। तुमने सुना होगा। वो क्यों शादी कर लेते हैं? वहां की किसी सिटीजन से शादी कर लेते हैं। वो शादी करके क्या फायदा होता है? वो शादी करके उनको रजिस्ट्रेशन वाले मेथड से, वहां पे भी तो सेम ही मेथड होगा ना, नागरिकता सिर्फ इंडिया की थोड़ी ना होती है। सो वहां पर भी तो सिटीजन मिलने का ऐसे तरीका होता है। कुछ वैसा ही यहां पर भी लगाया जा सकता है। एक फॉरेनर है, वो इंडियन सिटीजन से शादी कर ली उसने, ओके, या और उससे शादी कर ली और 7 साल के बाद उसने अप्लाई कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, जी मेरी तो शादी यहां पर हो पड़ी है, 7 साल मेरे को हो चुका है इंडिया में रहकर, मेरे को प्लीज यार एक्सेप्ट कर लो एज एन इंडियन सिटीजन। पॉइंट यहां पर ये है, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, इसकी इसमें सब सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट की मर्जी चलती है। कंप्लीटली उनकी डिस्क्रिशन है। वो चाहे तो इन कंडीशंस को हाँ बोले और तुम्हें सिटीजनशिप दे दे, नहीं उनको लगे यार कुछ तो गड़बड़ है, तो हो सकता है वो सिटीजनशिप मना भी कर दे। आइदर वेज कॉल इज कंप्लीटली दिस। यूनियन लिस्ट है, यूनियन गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बोला हुआ है ये यूनियन गवर्नमेंट की मर्जी है। सो द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज रजिस्ट्रेशन। देयर इज अनदर मेथड जिससे तुम्हें मिल सकती है, जिसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। सो नेचुरलाइजेशन वाज द वन which made the storm in the teacup with relationship to the Citizenship Act of 2019. But let me explain this to you, naturalization. Again याद रखना कि ये फॉरेनर के लिए ऊपर है। मैं फिर बोल रहा हूं बार बार, ये अभी के लिए फॉरेनर है। तो मान के चलो फ्रांस का एक सिटीजन, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन। तो फ्रांस का एक जो बंदा है, वो बोलना चाहता है कि यार मेरे को ना इंडिया का सिटीजन बनने का। मैंने कहा बन जा भैया। सबसे पहले तेरे पास कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि तू है ना इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ओके, ये नहीं कि भैया तू ऐसा कुछ गड़बड़ करके भागकर आ गया या फिर तारों के जाल के ऊपर से भागकर आ गया। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो फर्स्ट वी विल हैव टू सर्टिफाई दैट यू आर नॉट एन इलीगल माइग्रेंट। फेयर इनफ, गो अगेन। दूसरी बात है, मुझे पता कि तू कौन सी कंट्री का सिटीजन है। नाउ दिस इज अ गिव एंड टेक। दिस इज अ म्यूचुअली एक्सेप्टेड अग्रीमेंट। अगर मैं एक ऐसी कंट्री के बंदे को, एक ऐसी कंट्री के नागरिक को सिटीजनशिप दूंगा जो मेरे लोगों को भी वैसी ही सिटीजनशिप दे सकता है, कंसिडरिंग कि एक कंट्री है, इंग्लैंड है, इंग्लैंड में मेरे लोगों को, इंडिया के लोगों को नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिलती है, तो मैं भी इंग्लैंड के लोगों को नेचुरलाइजेशन से इंडिया के सिटीजनशिप में हामी भर सकता हूं। अगर मैं एक ऐसी कंट्री को बिलोंग करता हूं जो इंडिया के लोगों को सिटीजनशिप नहीं देता, तो भैया भूल जाओ, इंडिया भी नहीं देगा। इट्स सिंपल एज दैट। इट इज अ क्विड प्रो क्यो, राइट? सो एक हाथ लो एक हाथ दो, राइट? सो इट इज अ म्यूचुअली एक्सेप्टेड दिस। तो ऑल्सो इंश्योर कि हर फॉरेनर के लिए जगह नहीं है। सो यू शुड नॉट कम फ्रॉम अ कंट्री which does not allow Indians as a citizenship under the group of naturalization। जिस तरीके से मैं तुम्हें दे रहा हूं उसी तरीके से हमको भी तुम दो। अगर तुमने नाम नो एंट्री लगा के रखा हुआ है बोर्ड, तो हम भी नो एंट्री लगाएंगे। द थर्ड प्रोविजन इज कि तुम्हें यह बात याद रखना कि इंडिया में डबल सिटीजनशिप नहीं है। करेक्ट, इंडिया डज नॉट हैव डुअल सिटीजनशिप। बिल्कुल सही बात है। सो मार्क माई वर्ड्स कि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। तो इरादा बना के आना, पूरा पक्का इरादा, कसम खा के आना
कि जब तुम इंडिया का सिटीजन बनने का आ रहे ना बाबू, तो तेरे को अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस करके आने की है। तो ये मत सोच लेना तेरे पास इंग्लैंड का भी पासपोर्ट रहेगा और इंडिया का भी पासपोर्ट रहेगा। सॉरी, तेरे को एक जो भी तेरी ओरिजिनल सिटीजनशिप है बाबू, तेरे को छोड़ के आने का है। सो दैट इज द थर्ड वन। आई कम टू दिस पॉइंट इन अ वाइल। लेट्स लुक एट दिस वन। अलोंग साइड तुम्हारा गुड कैरेक्टर होना चाहिए। सो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट की जाती है, चेक किया जाता है, पता चले कहीं से भगौड़ा है, टेररिस्ट है, स्मगलर है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसके पीछे कोई एफआईआर पड़ी हुई है वहां पर, कोई या कोई क्रिमिनल चार्जेस है और भाग के वो इंडिया आ रहा है, तो हम वो चेक कर लेंगे। चौथा कि यार अब तो इंडिया का सिटीजन आ रहा है, तो यार तेरे को इंडिया का सिटीजन है तो तेरे को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान की कसम खानी पड़ेगी। तेरे को हमारे लिए ही लॉयल रहना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक श्योर कि तू हमारे साथ गद्दारी ना करे, तू कोई एनिमी स्टेट के साथ कोऑपरेट ना करे। ये सब तेरे को हमको चेक करना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि तू इंडिया आएगा तो बाबा तू फ्रेंच में तो बोलेगा नहीं। ओके, हाँ सर, पता चले हमारे यहाँ पे रिक्शा वाले से फ्रेंच में बात कर रहा है, रिक्शा वाले ने 2 थप्पड़ मार देना है, पता नहीं क्या बोल रहा है। तो पॉइंट यहां पर है कि तुम्हारे पास वर्किंग लैंग्वेज होनी चाहिए। ओके, एनी ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो इंडिया रिकॉग्नाइज करता है कॉन्स्टिट्यूशनली, उनमें से तुम्हारे पास वर्किंग लैंग्वेज होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज समझ में आता है ना? ऐसा नहीं बोलोगे लिटरेचर लिखो, लेकिन काम चलाओ तो तुम्हारी वो काम होना चाहिए। एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए। और फिर है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले ये सब लिख लो, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर मैं तुम्हें एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइमलाइन समझाता हूं। नाउ द टाइमलाइन इज वेरी इंटरेस्टिंग, और यही टाइमलाइन सारा का सारा खेल चेंज हो रहा है। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ओके, सो मैं 2 मिनट के लिए इसको हटाता हूं एंड नाउ जस्ट पे क्लोज अटेंशन। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा हुआ है, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू, सो लेट मी एलैबोरेट दिस फॉर यू। सो हियर्स द थिंग। तो मान के चलो ये 2024 अगस्त 24 को इसने एप्लीकेशन डाली। मेरी बात समझ में आ रही है? सो इसने आज एप्लीकेशन डालने के लिए आया, किस चीज की? कि जी मुझे नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप दे दो। तो ये 24 अगस्त 2024 को अप्लाई करने आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे सबसे पहले क्या चेक करना है? सबसे पहले मुझे यह चेक करना है कि ये कम से कम पिछले 1 साल, यानी कि 24 अगस्त 2023 से कंटिन्यूसली, लगातार इंडिया में ही रह रहा है। ये कहीं नहीं गया, ये कभी बाहर नहीं गया, ये कंटिन्यूस ऑर्डिनरी रेजिडेंस है। सामान्य तौर पे ये इंडिया में पिछले 1 साल से लगातार रह रहा है। दिस इज कंडीशन नंबर 1। ये पहला टर्म्स एंड कंडीशन, इसको सेटिस्फाई करना जरूरी है। वेरी गुड सर। अब क्या चेक करना है? अभी खत्म नहीं हुआ कहानी। अब मैं इस पॉइंट से, तो ये 24 अगस्त 2023 से पिछले 14 साल काउंट करूंगा। 14 साल में, पिछले 14 साल, यानी कि ये 2009 से मैं काउंट करूंगा। इन 14 सालों में, इन 14 सालों के टाइम पीरियड के बीच में कम से कम ये 11 साल इंडिया में होना चाहिए। 3 साल इधर उधर घूम लेना जैसे मर्जी, चाहे वो डिवाइडेड हो चाहे एक साथ 3 साल हो, लेकिन पिछले 14 सालों में भी, अब तुम समझो कहां से 14 साल गिने मैंने, 2023 से पिछले 14 साल काउंट करेंगे। उन 14 सालों में से 14 ईयर्स में से 11 ईयर्स यू शुड हैव बीन अ रेजिडेंट इन इंडिया। 2023 से लेकर यहां तक, ये देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको उल्टा करना पड़ता है। सो यू हैव टू गो बिहाइंड। सो एप्लीकेशन, द डेट ऑफ एप्लीकेशन से पिछले 1 साल में, 1 साल में 1 आउट ऑफ 1, 1 मिनट के लिए भी इंडिया छोड़ के जाना मत। और उस 1 साल से पहले, उस 1 साल से पहले, राइट, 14 साल काउंट करेंगे और उस 14 सालों में से 11 साल तुम इंडिया के सिटीजन, इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए। सिटीजन नहीं, ऑर्डिनरी रिहाइश तुम्हारी इंडिया में होनी चाहिए। तो ये सब कहां लिखा हुआ है? ये देखो यहां लिखा हुआ है। अब तुम पढ़ोगे तो तुम हो सकता है बेहोश हो जाओ, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई कर दिया। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। सो यहां पे क्या लिखा है? दैट ही हैज आइदर रिजाइडेड इन इंडिया
or has been in the service for a period of 12 months immediately preceding the date of application. एक साल एग्जैक्टली पीछे काउंट करो तो तुम इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने चाहिए, या फिर तुम नौकरी कर रहे हो सरकार की तो भी चलेगा. ओके फिर उसके बाद लिखा हुआ है, और इंटरेस्टिंग बात इज दैट ड्यूरिंग द 14 ईयर्स, ध्यान से सुनना, ये वर्ड बड़ा मजेदार है, जिनको लॉ पढ़ना नहीं आता उनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है. दैट ड्यूरिंग 14 ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द सेड पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. तो ये जो 12 महीने की बात हो रही थी, इससे 14 साल पहले देखो, he has either resided or in the service of government of India, or partly the one and partly the other, for the periods amounting to not less than 11 years. So कानून के जो बुक्स होते हैं वो पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, एटलीस्ट फॉर अ पर्सन जो नॉन लीगल बैकग्राउंड से होता है. तो ये काम मेरा ही है तुम्हें सिंप्लीफाई करना. सो आई सिंप्लीफाइड दिस. ये कहां लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है थर्ड शेड्यूल में, राइट, जो कि एक्चुअली सेक्शन 6 से इमर्ज करता है फॉर नेचुरलाइजेशन. सो नेचुरलाइजेशन से होना है तो तुम्हारा ये एक्चुअली ये जो टाइम पीरियड है ये बड़ा मैटर करता है. इस टाइम पर दिस विल डू, दिस इज अ काइंड ऑफ सर्विस to remove the misconception related to Citizenship Amendment Act of 2019. तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो ज्यादातर नालायकों को समझ में नहीं आया, ओके, और लोग सड़कों पे उतर आए, उनको कुछ पल्ले वल्ले पड़ा नहीं, लेकिन उन लोगों ने क्या क्या उस बारे में कंट्रोवर्सी बना दी, लेकिन वो कुछ था नहीं. इट वॉज नथिंग, इट वॉज दे जस्ट मेड just one second. So it was just they made a mountain out of a molehill. Citizenship Amendment Act 2019 में सिर्फ ये बात बोली गई थी कि 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, फिर एक तारीख मुकर्रर की गई 31 दिसंबर 2014, और कम्युनिटीज हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स, क्रिश्चियंस एंड पारसीज जो कि रिलीजियसली, धर्म के नाम पर रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज थी इन कंट्रीज में, उनको एक रियायत दी गई. उनको रियायत क्या दी गई कि अगर तुम इंडिया में आए, तुम इन 3 कंट्रीज से आए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तारीख थी 31 दिसंबर 2014, और उन कंट्रीज में, ओके, में से इन कम्युनिटीज में से थे हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स, क्रिश्चियंस और पारसीज, तो तुम्हें इंडिया में आओगे तो हम तुम्हें नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप दे देंगे. सिर्फ फर्क यह था कि वो जो 11 है इसको 5 किया गया. दैट्स इट, दैट्स इट. टेक इट फ्रॉम मी, राइट, बिलीव मी, यू गो हेड, डू ऑल द रिसर्च दैट यू कैन रीजनेबली डू, एंड स्टिल यू विल अंडरस्टैंड कुछ और नहीं लिखा गया था उस पूरे एक्ट में. एंड दे मेड अ complete drama out of it, so much of तमाशा out of it. Nobody explained कि उनको सिर्फ एक रियायत हुई थी, कुछ भी नहीं बदला गया था, सिर्फ इस 11 को 5 कर दिया गया था. तो इंस्टेड ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट 1 + 11, इट वॉज ऑर्डिनरी रेजिडेंट 1 + 5. एंड आई बिलीव दैट वॉज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट दीज रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज फ्रॉम मोर परसिक्यूशन इन दीज 3 कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश. बट जब आप लॉ की बात करते हो तो यू कम डाउन राइट टू द ब्रास टैक्स, अंडरस्टैंड व्हाट रियली मैटर्स, ऑन इंस्टेड ऑफ केटरिंग टू ऑल द नॉनसेंस जो होता है. Either ways, that is all naturalization. What is important about naturalization is कि ये सब कुछ होने के बाद भी, okay, और ये सारी चीजें होने के बाद भी, बिकॉज इनमें से बहुत सारी चीजें सब्जेक्टिव है, जैसे तो कि ये आदमी गुड कैरेक्टर का है कि नहीं है, हाँ सर, इसकी इंटेंशन है कि नहीं है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो ये सारी चीजें सरकार की डिस्क्रिशन पे, उनकी मर्जी पे, ओके. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनमें से बहुत सारी चीजें ना होते हुए भी तुम्हें मिल जाए. क्या बात करो, यस. सो देयर इज अ बिग सिंगर, काफी फेमस है वो, प्लेबैक सिंगर. हाँ सर, ओह हाँ सर, अपनी भी तो लिफ्ट करा दे. हाँ सर. तो वो सिंगर जो है, ओके, उनको सिटीजनशिप मिल चुकी है.
राइट, उनको सिटीजनशिप मिल चुकी है एंड आई एम नॉट टू श्योर कि उनके इतने सारे वर्ष या इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी हुई है। आइदर वेज उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी एंड वी डोंट हैव टू वरी। सो द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ नेचुरलाइजेशन। लेट्स लुक एट अनदर वन एंड दिस इज द लास्ट वन। अब अभी तक हमारे क्या क्या हो गए सर? अभी तक हो गया आपने बर्थ, अभी तक हो गया आपने डिसेंट, अभी तक आपने कर लिया है रजिस्ट्रेशन, अभी तक कर लिया है आपने नेचुरलाइजेशन। देयर इज अनदर वे एंड दैट इज कि अगर इंडिया किसी पार्ट ऑफ किसी और कंट्री को एक्वायर कर लो या फिर कोई नई कंट्री कोई नए पार्ट को अपने में ज्वाइन कर ले, फॉर एग्जाम्पल गोवा, राइट। सो 12th अमेंडमेंट से गोवा हमने अपना पार्ट बना लिया था, ओके। ऑपरेशन विजय किया गया और ऑफ विजय के बाद हम लोगों ने गोवा को अपना पार्ट बना दिया, पोर्तुगीज को बाहर निकाला। अब जो गोवा के लोग हैं, ओके, वो उस टाइम तक तो पोर्तुगीज सिटीजन थे, अब उनको इंडिया के सिटीजन भी तो बनाना है, बिल्कुल सही बात है। तो उसमें कोई खास टेंशन नहीं होती, वो पार्लियामेंट बाय लॉ तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। एज गोवा के सिटीजन तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सो गोवा के सिटीजन होते हुए तुम ऐसे के वैसे रहो, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा और तुम्हें सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दे देगा। कल इंडियन आर्मी को गुस्सा आया, क्योंकि बोले ये पाकिस्तान नलायक बड़ा तंग करता है, चलो पूरा पाकिस्तान इंडिया को ज्वाइन कर लो, ओके। तो पूरा पाकिस्तान हमने लिया और पाकिस्तान को इंडिया के साथ जोड़ लिया, ओके। बोला ये अखंड भारत बन गया, वेरी गुड सर। सो जो पाकिस्तान का इंडिया होता है वो पाकिस्तान के सिटीजन बेचारे क्या पाकिस्तान के सिटीजन रहेंगे? पाकिस्तान तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, हम उनको इंडिया के सिटीजन देंगे। कैसे? पार्लियामेंट बाय लॉ। इस मेथड को बोलते हैं बाय इनकॉर्पोरेशन या फिर एक्विजिशन। क्या बोला जाता है? एक्विजिशन। सो ये 5 तरीके हुए हमारे पास, क्या हुए? 5 तरीके हुए बाय विच यू कैन गेट सिटीजनशिप एज पर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। यू विल डू वेल for yourself if you are able to revise all of this and you will be able to understand this. So हमारे पास क्या क्या हो गए सर? हमारे पास हो गए, number 1 we have birth, we have registration, we have naturalization, we have acquisition and we have descent. So ये हमारे पास सारे तरीके हैं by which Citizenship Act of 1955 will give you citizenship. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, और मैंने तुम्हें कितनी कंसिडरेबल डिटेल में ये टॉपिक समझाए। दिस विल टेक यू फॉर व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द एडवांस लेवल्स ऑफ पॉलिटी। तुम्हारे पास ये बेसिक्स आने जरूरी है। ज्यादातर लोग जो डीप डाइव करने की कोशिश करते हैं उनको बेसिक्स तो पता नहीं होता, बेचारों को कोई पढ़ाता नहीं है, सिर्फ हवाबाजियां होती है, शेरो शायरी होती है, मोटिवेशन होती है। इट विल नॉट टेक यू एनीवेयर। इट इज लाइक फीडिंग यू पॉपकॉर्न when you should be getting paranthas, okay? कब तक पॉपकॉर्न से काम चलाओगे? You will finally have to eat something solid. You will have to make some strong basics, तभी तुम्हारा एडवांस लेवल होगा। इसी तरह से मैं पढ़ाता हूँ, ये मेरी आदत है, मैं कभी भी कट शॉर्ट नहीं करता हूँ। आई डोंट नो शॉर्टकट्स इन दिस सब्जेक्ट। सो अगर तुम ऐसा पढ़ना चाहते हो, डोंट फॉरगेट द कोड सेड लाइफ, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अनअकैडमी। सी यू नेक्स्ट टाइम. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.